जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। आपको याद होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था, हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। तो उसमें हमने जो सब टॉपिक उसका था द एज ऑफ टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में माना जाता था। कॉटन जो इसका था और सिल्क गुड्स जो थे, कॉटन गुड्स और सिल्क गुड्स, देवर उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी क्योंकि फाइनल वैरायटी इंडिया से आती थी और बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों से लोग आते थे उसका ट्रेड करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि वो शिप्स के ज़रिए ले लिया जाता था पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए, और वहाँ से वहाँ ब्रोकर्स हुआ करते थे जो डील कराते थे। मर्चेंट्स जो कंट्री के जो मर्चेंट्स थे उनकी डील किन से कराते थे, जो फॉरेनर्स आते थे उनके साथ। तो फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, उन्होंने वो राजा महाराजाओं के कोर्ट्स में आ गए और उनको बताया कि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और जब वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आ गए तो उन्होंने पोर्ट्स को चेंज किया। मैंने आपको बताया कि उन्होंने कुछ पोर्ट्स को चेंज किया, सूरत और हुगली को चेंज किया, और ये बम्बई और कलकत्ता को, हाँ, इन्होंने नए पोर्ट बनाए। अब हम देखेंगे उसके बाद कंपनी ने थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। कहाँ पे? इंडिया में। अब हम देखेंगे व्हाट हैपन टू वीवर्स, क्योंकि मेन जो थे ना वो वीवर्स ही थे ना, जो बनाते थे ना कॉटन बनाते, क्योंकि मर्चेंट्स तो खुद नहीं बनाते थे, वो वीवर्स से लेते थे। अब देखते हैं कि वीवर्स पे कैसे कंट्रोल किया इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो उन्होंने कौन सी टेक्निक वहाँ पे उठाई, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है व्हाट हैपन टू द टू विवर्स, विवर्स के साथ क्या हुआ। तो हम फर्स्ट पॉइंट से हम डिस्कस द कंसल्टेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पावर डिड नॉट इनिशियली लीड टू डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई थी, पावर जब उनको यहाँ जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई थी, तो इनिशियली वो जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थे इंडिया से, उसको वो डिक्लाइन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह क्या थी? व्हाट वाज द रीज़न? क्योंकि ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज हैड नॉट येट एक्सपेंडेड। जो ब्रिटिश में जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुई थी। एक्सपेंड और जो टेक्सटाइल्स, जो इंडिया की टेक्सटाइल्स थी, इसकी जो डिमांड थी यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। तो इन इसलिए इनको जो यहाँ से जो टेक्सटाइल्स कहाँ से एक्सपोर्ट करने पड़ते थे? इंडिया से ही एक्सपोर्ट करने पड़ते थे, क्योंकि उधर मार्केट में ले जाने थे। दैट मीन्स कि जो भी गुड्स लेने थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ से लेती थी, इनको इंडियन वीवर से लेने पड़ते थे, और हाई क्वालिटी में स्टार्ट पे उनको हाई क्वालिटी में लेने पड़ते थे, क्योंकि वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में उस वक्त ज़्यादातर टेक्सटाइल्स का ज़्यादा जो डिमांड थी वो इंडियन टेक्सटाइल्स की थी। तो फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें देखा तो वो है डिफ़िकल्ट, सॉरी यहाँ पे डिफेक्ट हो गया, डिफ़िकल्ट टू एंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो इनको एक डिफ़िकल्टी आती थी क्या? यहाँ पे एक्सपोर्ट वो रेगुलरली नहीं कर पाते थे। क्या? क्योंकि डिमांड वहाँ पे यूरोप में ज़्यादा थी, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। व्हाट वाज द रीज़न? क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे थे? क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रॉब्लम ये थे, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी खाली नहीं आई थी, इसके साथ कुछ और भी आए थे। फ्रेंच थे, डच थे, पुर्तगीज थे, एज वेल एज लोकल ट्रेडर्स कम्पीट इन द मार्केट। अब सब माल इन्हीं को नहीं जा रहा था, इनके पास ये पूरा माल नहीं जाता था, वो बाकी जो जितने भी ट्रेडर्स थे उनके पास भी जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉब्लम होती थी वो जो डिमांड वहाँ पे वो फुलफिल करने की डिमांड, वो जो ब्रिटिश में वहाँ पे ब्रिटेन में वहाँ पे जो डिमांड उस वक्त थी
वो फुलफिल नहीं हो रही थी। रीज़न क्या थे? एक तो कंपटीशन था, बाकी जितने भी ट्रेडर्स थे उनके साथ कम्पीट उनको करना पड़ता था, और दूसरी बात तो व्यूअर जो थे वो क्या कहते, वो बार्गेन करते थे। जो इनके पास आता था, जो उनको ज़्यादा पैसे देता था उन्हीं को दिया जाता था, क्योंकि फ्रेंच भी थे, डच भी थे, पोर्तुगीज़ भी थे, ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, लोकल मर्चेंट्स भी थे। अब आप देख लीजिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा कि आपके पास आपको कोई चीज़ लेनी है, आप किसी मार्केट में जाते हो और आप 2-4 दुकानों के पास पे जाते हो, आप देखते हो कि जहाँ पे आपको सस्ता मिल रहा है, आप वहाँ से ले आते हो, क्योंकि आप बार्गेन करते हो वहाँ पे। या इसी तरह जो इनको बेचनी होती थी चीज़, अभी बार्गेन करते थे। जो उनको ज़्यादा पैसा देता था, डिमांड ज़्यादा करता था, तो उसी पे ये उन्हीं को ये टेक्सटाइल जो गुड्स बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, उनको वो देते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, उनको बहुत ज़्यादा खटकती थी ये बात कि हमें क्यों नहीं मिला। तो ये कंटिन्यूअसली लेटर्स लिखते थे किनको, लंदन में जो इनके ऑफिशियल थे वहाँ पे, कि उनको ये बोल रहे कि हमें सप्लाई डिफ़िकल्टीज़ क्या है, सप्लाई करने में हाई प्राइसेस है। और इन्होंने एक चाल चली। चाल क्या चली? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे एक आपको याद होगा, इन्होंने एक लड़ाई लड़ी वहाँ पे, जिसको बैटल ऑफ पैलेस से बोलते हैं। वो किसके दरमियान हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दीन दौला। वो कहाँ? बंगाल में हुई थी, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे पावर में आ गई, पॉलिटिकल पावर में आ गई। वहाँ पे उनका पॉलिटिकल गेन हो गया। तो आफ्टर एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर असर्टेड ए मोनोपोली राइट टू ट्रेड। जो ही इनको अब ये आ गए ना, ये इनके हाथ में पावर आ गए, तो इन्होंने एक मोनोपोली राइट टू ट्रेड किया। इन्होंने क्या बनाए? इन्होंने एक क्या किया? इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया। सिस्टम इट प्रोड्यूस डेवलप ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दैट वुड एलिमिनेट कंपटीशन। इन्होंने एक सिस्टम बनाया मोनोपोली। इन्होंने पहले कंट्रोल राइट, अपना मोनोपोली राइट वहाँ पे ट्रेड पे जमाया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने बनाया। उससे क्या होता है? कंट्रोल दैट वुड एलिमिनेट कंपटीशन। कंपटीशन जो इनको बाकी जितने भी थे, डच थे, फ्रेंच थे, पोर्तुगीज थे, लोकल जो ट्रेडर्स थे, अब उनको बिल्कुल एलिमिनेट किया। इनके साथ उनको अब ये वहाँ पे कोई चीज़ खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, कंपटीशन का कंट्रोल कास्ट, जो लोग वहाँ पे बार्गेन करते थे, उनके लिए फिक्स्ड रेट रखी। आपको 10 रुपए में ये चीज़ बेचनी है 10 रुपए में। दैट वाज का कंट्रोल एंड एंश्योर रेगुलर सप्लाई। अब ये उनको रेगुलर सप्लाई उनको देनी ही देनी, क्योंकि जो व्यूअर्स थे वो अपने काम में भी, उनके घर में कोई खुशी होती, कोई त्यौहार होता, तो वो काम को रोकते थे, क्योंकि वो किसी के अंडर काम नहीं करते थे। लेकिन अब उनको मैंडेटरी बन गया कि अब वो किसी भी हाल में रेगुलर सप्लाई किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को देते रहे। किसकी? कॉटन एंड सिल्क गुड्स की। तो अब इन्होंने क्या, ये पॉलिटिकल इनका जो पावर था, इन्होंने अब ये गेन किया। कैसे? मैंने आपको बताया, बैटल ऑफ पैलेस से हुई थी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो इनको बहुत ज़्यादा खटकती थी ना बात, अब इन्होंने ये यहाँ पे स्टार्ट किया अपना हुक्म इसको जमाने के लिए, अपना कंट्रोल जमाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर क्या किया, उसको स्टेप्स कुछ लगे, कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स। उन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या लिया, उन्होंने किया, द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्ट विद द क्लॉथ ट्रेड। जो एग्जिस्टिंग जो ट्रेडर्स थे, और कौन? ब्रोकर्स थे, जो अभी तक इन लोगों से माल खरीदते थे, उन्होंने इनको एलिमिनेट किया, इन्होंने उनसे निकाला, और एस्टेब्लिश किया क्या? डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द व्यूवर्स। अब ये खुद व्यूवर्स के पास जाते हैं, अब खुद वहाँ पे खरीदते, खुद बेचते हैं। अब जो ट्रेडर्स थे और ब्रोकर्स थे, उनको वहाँ से निकाला। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, अपॉइंटेड ए पेड सर्वेंट कॉल्ड गोमास्ता को उन्होंने अपॉइंट किया। उसका काम क्या था? सुपरवाइज व्यूवर्स, उसको व्यूवर्स को सुपरवाइज करना था, क्योंकि अब उनको रेगुलर में करना चाहिए था क्या, सप्लाई उनको चाहिए, और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो व्यूवर्स को वो सुपरवाइज कर, कलेक्ट सप्लाईज, उनसे वो सप्लाई लेता, एंड एग्जामिन क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, जो मैंने आपको बताया।
गोमास्तास को क्या करना था, सुपरवाइज करना था वीवर्स को, उनसे कलेक्ट करना था सप्लाईज को जो उनको ऑर्डर दिया जाता था, और एग्जामिन करना किया जाता था कि क्वालिटी ऑफ क्लॉथ कैसी है, वो उनको एग्जामिन करना था। और दूसरा इन्होंने क्या किया, गोमातास को क्या किया था उन्होंने, उनसे उन्होंने क्या किया, गोमातास का काम क्या था, तो उन्होंने कंपनी जो विवर्स जो थे, कंपनी विवर्स फ्रॉम डीलिंग विथ अदर बायर्स, उन्होंने इनको रोका था। इट प्रिवेंटेड कंपनी विवर्स फ्रॉम डीलिंग विथ अदर बायर्स। तो क्यों? क्योंकि उनको उनको उन्होंने जो सिस्टम बनाया था, ये लोन देते थे। क्या देते थे? One way doing this was through the system of एडवांस पैसे देते थे, या उनको ऑर्डर दिया जाता था, या उनसे उनको लोन दिया जाता था कि आप ये इतना मटेरियल हमें चाहिए। तो ये जो लोन किनके थ्रू दिया जाता था? गोमास्तास के। तो अब क्या हुआ था, ये जिस कंपनी से ये ईस्ट इंडिया कंपनी से लोन लेते थे, अब ये किसी और ट्रेडर को बिल्कुल भी बेच नहीं सकते थे, क्योंकि एडवांस में उन्होंने पैसे लिए थे। लोन्स क्यों लेते थे? लोन्स ये लेते थे क्योंकि ये गरीब थे। विवर्स जो थे उनके स्मॉल प्लॉट्स हुआ करते थे, छोटी छोटी चीज ज़मीन होती थी, और उसमें उनको कल्टीवेट करना उतना नहीं निकलता था। वो चाहते थे कि अगर उनको ज़्यादा पैसा मिले तो वो उससे अपना जो रोजी रोटी है उसे कमा लें। और उन्होंने क्या किया, उनको ज़्यादा अब पैसों की लालच हो गई, तो पैसा कमाने के लिए, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम हो गई कि अब जो कंट्रोल हो गया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल उन पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एक और पॉइंट में आप देख सकते हैं, क्लैशेस बिटवीन वीवर्स एंड गोमास्तास। क्लैशेस क्यों हो गई? तो क्लैशेस की वजह क्या थी? क्लैशेस वीवर्स, क्योंकि जो अर्ली सप्लाई मर्चेंट्स थे, वो कहाँ रहते थे? विद इन द विविंग विलेज, जहाँ पे ये विविंग होती थी, उन्हीं गांव में रहते थे। और वो क्लोज रिलेशनशिप में किन के साथ हुआ करते थे? विवर्स के साथ होते थे। तो उनकी जो नीड्स थी, कब? टाइम ऑफ क्राइसिस पे, जब उनको मुश्किलात होती थी, उनकी जो ज़रूरत था, तो वो जो ट्रेडर्स थे, वहाँ पे जो लोकल ट्रेडर्स थे, वो उनकी मदद करते थे। लेकिन जो गोमातास थे, ये कहाँ, ये आउटसाइडर्स थे और नए थे, उनको बिल्कुल भी नहीं इसके साथ कोई लिंक हुआ करता था गाँव के साथ। वो तब भी आते थे जब उनको माल चाहिए था। तो वो कैसे, दे एक्ट एरोगेंटली, वो बिल्कुल एरोगेंटली एक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, वो जब गांव में आते थे, उनके साथ होते थे ये पियान्स, उनके साथ सिपाही होते थे, और ये विवर्स को क्या करते थे, पनिश करते थे अगर कोई डिले इन सप्लाइंग होता था। और उनके साथ मारपीट भी होती थी, जिसकी वजह से विवर्स बहुत तंग आ गए थे। तो और लोन की वजह से, अब लोन उनके सर पे आ गया था। जितना उन्होंने लोन दिया था, कि अगर वो इससे पहले 10 रुपए में कोई चीज़ बेचते थे, अब लोन की वजह से उनको 5-6 रुपए में बेचना पड़ रहा है। अब उनको नुकसान हो रहा है। ये जो उन्होंने ये जो पैसा कमा रहे थे, उसमें कमी आ रही थी, और डिमांड उन पे जुल्म किया जा रहा था। तो अब वहाँ पे कुछ कर्नाटक और बंगाल साइड में क्या हुआ, वहाँ पे विलेज जो विवर्स थे, उन्होंने क्या किया, ये माइग्रेट हो गए और दूसरे गांव में चले गए, और वहाँ पे अपने फैमिली को बसाया। तो वहाँ मतलब ये ट्रेडर्स थे, क्यों वहाँ पे गए? क्यों ट्रेडर्स के खिलाफ रिवोल्ट करते रहे, अपोजिंग द कंपनी एंड इट इज ऑफिशियल्स। तो अब ये जो विवर्स थे, उन्होंने लोन लेने से भी रिफ्यूज़ किया कि अब हम आपसे लोन नहीं लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि विवर्स के साथ क्या हो गया। विवर्स ने क्या किया, पहले ये ठीक हुआ करते थे, अब ये किसी के कंट्रोल में आ गए और इनके साथ जुल्म होने लगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, दैट विल बी मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। तो अब हम ये देखें, ये मैनचेस्टर कौन थे, इन्होंने इंडिया में क्या किया, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए।